वेव। हाइगन्स वेव थ्योरी में हम लोगों ने देखा था दो कॉन्सेप्ट, कौन कौन? कॉन्सेप्ट ऑफ वेव एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, और इसके बेसिस पे देखा रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस देखा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। इंटरफेरेंस इज नथिंग बट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, और इसके चलते एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्क्रीन और स्पेस। पता है इंटरफेरेंस में दो स्लिट हो जाते हैं कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। याद होगा एक वेव फ्रंट को हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया दो पार्ट में, और ये दोनों सोर्स बने, यहाँ से लाइट वेव चले और स्क्रीन पर डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट इंटेंसिटी वाला और ब्राइट एंड डार्क का पैटर्न मिला, उसको इंटरफेरेंस पैटर्न बोले, जिसमें फ्रिंज विड्थ निकाला था, याद होगा। और फ्रिंज विड्थ कितना आता था भाई? लैम्डा डी अपॉन डी, ये आया था फ्रिंज विड्थ। ठीक है, इंटरफेरेंस देखा था। और इस इंटरफेरेंस में इसके बाद जो होता है, ये देखा था लास्ट क्लास में, कहाँ कहाँ पे ब्राइट होगा, कहाँ कहाँ डार्क होगा, तो इसके लिए पहले डेरिवेशन करना पड़ता है पाथ डिफरेंस का। किसका करना पड़ता है पहले? पाथ डिफरेंस का डेरिवेशन, जो कि S2P माइनस S1P निकाला था, फाइनली वो आ गया था x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। कैपिटल D क्या है? कैपिटल D क्या है? स्लिट्स एंड स्क्रीन, और स्मॉल d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द। तो ये सब लास्ट क्लास में देखा था, और इस बेसिस पे ब्राइट और डार्क के पैटर्न में हम लोगों ने फ्रिंज विड्थ दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट देखा था। देखो इंटरफेरेंस में इसके बाद जो जानना होता है फ्रिंज विड्थ ऑब्टेन करने के बाद, वो होता है कंडीशन फॉर गुड कंट्रास्ट एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, ये जानना होता है। उसका जानना पड़ता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल जानने पड़ते हैं। ये भी कम से कम 1 घंटे का काम है, ठीक है, 1-1.5 घंटे लगेंगे इसमें। लास्ट क्लास में एब्सेंट कौन थे? कितने लोग एब्सेंट थे? हाँ तो खाओ भाई, कभी तुम करते हो, एक ही एब्सेंट था बस, कोई बात नहीं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पोलराइजेशन, ठीक है। आज पोलराइजेशन करने जाते हैं। इंटरफेरेंस तो पढ़ा, इंटरफेरेंस का जो मेन बात था वो IDAC तक जाना। अब ये 1 घंटे का काम है, ये कभी भी कर लेंगे, अगले क्लास में कर लेंगे, टेस्ट वाले दिन कर लेंगे, 15 मिनट्स का टेस्ट होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में है ना टेस्ट चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 के साथ कुछ और डालने तो दिया नहीं तुम लोगों ने, चैप्टर 4 का ही टेस्ट है, कोई बात नहीं। उसके बाद वाले में वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट होगा, उसके बाद वाले फ्राइडे में वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट डलेगा, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स अब तक कम हो जाएगा। पोलराइजेशन ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगेगा, और डिफ्रैक्शन में 1.5 घंटा लगेगा, और ये 1 घंटा, तो अगले दिन तो खत्म हो जाएगा। समझ गए? ये अभी मैं टेस्ट वाले दिन इसको कर दूंगा 1 घंटे, ताकि जिसका मिसिंग हुआ हो लास्ट क्लास उसका कंटिन्यूटी है। इसके बिना ये नहीं समझ में आएगा, और इसके बिना ये नहीं समझ में आएगा। इंटरफेरेंस से ही लिंक है डिफ्रैक्शन, इसलिए अभी इसको हम लोग 1 क्लास के लिए पॉज मार रहे हैं, पोलराइजेशन देख रहे हैं। BC चैप्टर का पार्ट है पोलराइजेशन, इंडिपेंडेंटली सबको समझ में आएगा। और उसके बाद ये और ये पोलराइजेशन के लिए चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने EM वेव में पढ़ा था ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, तो वही है पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होगा वो समझने में। पहले समझा जाए कि पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट क्या है। तो याद होगा EM वेव में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट अगर मान लो ऐसे प्रोपेगेट कर रहा है, EM वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रहा है। फिलहाल EM वेव से ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे लाइट वेव पे। लाइट वेव मीन्स ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन, लाइट वेव मीन्स ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन का हम लोग अगर इक्वेशन लिखें तो यही लाइट वेव का मैथमेटिकल फॉर्म होगा। sin ωt माइनस kx कर दिया तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाने वाला वेव है। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो भाई x डायरेक्शन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी वाइब्रेट करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा फिक्स नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में है। अगर ये है वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी है लाइट वेव का,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कोरस्पॉन्डिंग लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड ये है, सच दैट E क्रॉस B इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन ऐसा नहीं कि यही E है और ये B है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है E के कॉरस्पॉन्डिंग B, इधर भी E है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग B ये है, E क्रॉस B भी है, इधर भी E है और E क्रॉस B उसके कॉरस्पॉन्डिंग B इधर है, E क्रॉस B ऐसे है, E तो इधर भी है, ऐसे भी वाइब्रेशन हो रहा है E का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है, तो E क्रॉस B हमेशा है V। तो E ऐसा नहीं है, अब B को तो हटा ही दिया लाइट वेव के लिए, अब E की बात है तो E इधर भी वाइब्रेट कर रहा है, इधर भी वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे भी वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे भी वाइब्रेट कर रहा है, हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में ये हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, और जब हर डायरेक्शन का वाइब्रेशन अवेलेबल हो तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इधर भी अवेलेबल है, इधर भी अवेलेबल है, हटा नहीं है, भी है, इसमें भी है, इधर भी है, वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है, तो वो क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट। का पता ही नहीं, बिल्कुल अपन साइड पे। When ये हम लोग लिख रहे हैं अनपोलराइज्ड लाइट, when vibration of electric field is present in all possible directions, perpendicular to, कोई है ही नहीं टाइम टेबल, तुम खड़े रहो पीछे, हर बार का यही है तुम्हारा हिसाब। ये है सिंबल ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, दिखाओ इसको, अनपोलराइज्ड लाइट का यही सिंबल है, चाहे ऐसे दिखा दें, इधर भी वाइब्रेशन, ऐसे भी वाइब्रेशन है, ऐसे भी वाइब्रेशन।
देखो भाई, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या हुआ। मैंने अभी बताया कि अगर ये वेलोसिटी ऑफ वेव है तो इसके परपेंडिकुलर में वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और हर पॉसिबल डायरेक्शन में, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर है, परपेंडिकुलर प्लेन में एवरी डायरेक्शन में पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन। और जब हर डायरेक्शन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करेंगे, क्योंकि वही ऑप्टिकल इफेक्ट करता है, लाइट वेव वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का अब कोई मतलब नहीं है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। और ये अगर वेलोसिटी है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हर डायरेक्शन को हम लोग डायग्राम में नहीं बनाते, डायग्राम में दिखाते हैं कि ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों दिखा दिया। इसका मतलब इस प्लेन में और जितने भी होंगे वाइब्रेशन उन सबको समझो रिजॉल्व कर लिया है कि इस पे और इस पे परपेंडिकुलर। अगर मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता तो रिजॉल्व कर लेते हर वेक्टर को, इसलिए सारे जो वेक्टर इधर इधर वाइब्रेशन हो रहे हैं उन सबको रिजॉल्व कर दिया इस पे और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाला तुम्हें डॉट में दिखेगा, ये वाइब्रेशन जो है तुम्हें ये डॉट में दिख रहा है, और वर्टिकल वाला एरो से दिख रहा है। इसलिए ये लाइट जो होगा इसका ये सिंबल दिखा रहा है, और डॉट में मीन्स ये वाइब्रेशन और एरो से ये वाला वाइब्रेशन दोनों जब दिख रहा है तो इसका मतलब ये वेव अनपोलराइज लाइट है। इधर वाले भी वाइब्रेशन है, इधर वाले भी वाइब्रेशन है, दोनों तरफ है, और बाकी जो है वो इनमें रिजॉल्व है। इसलिए ये अनपोलराइज लाइट का सिंबल है। क्या तो ऐसे दिखाओ या फिर ऐसे लाइट वेलोसिटी जो है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में हर डायरेक्शन को दिखाओ। तो ऐसे हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर प्लेन ले लिया, इधर भी है वाइब्रेशन, इधर भी है, इधर भी है, वो सब दिखा रहे हैं इसमें। चाहे ऐसे दिखाएं चाहे ऐसे, ज़्यादा सिंबल ये है चलता है, ठीक है। डॉट और एरो दोनों हैं अनपोलराइज लाइट। और अगर ये लाइट वेव किसी ऐसे अरेंजमेंट से पास हो जिसको पोलराइड बोलते हैं या पोलराइजर बोलते हैं, ऐसे अरेंजमेंट से पास हो जिसका पास एक्सिस मान लो वर्टिकल है, पास एक्सिस वर्टिकल है। अगर ये हाथ है इसमें फिंगर्स के बीच में वर्टिकल पास एक्सिस है, इसमें ऐसे कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल पास एक्सिस है, ऐसे वाला वाइब्रेशन पास हो सकता है। अभी वर्टिकल पास एक्सिस हो और उससे अगर हम लोग इसको इस लाइट को पास कराएं, पोलराइड जो है ऐसा अरेंजमेंट से पास हो ये लाइट, तो ये इसको तो पास कर देगा लेकिन इधर वाले को ब्लॉक करेगा, इसको निकाल लेगा, ये वाला पास कर जाएगा। इसलिए पोलराइड अगर आ गया बीच में जिसका पास एक्सिस वर्टिकल है, ऐसा पोलराइड, तो इधर वाला पास हो जाएगा और ये वाला जो परपेंडिकुलर में था वाइब्रेशन ये ब्लॉक हो जाएगा। ये वाला देख रहे हो जो तुम्हारा डॉट वाला है दैट इज इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन ब्लॉक हो गया, तो ये क्या बन गया, अनपोलराइज्ड है। अगर यही हम लोग पोलराइजर को थोड़ा ऐसे वर्टिकल रख करके ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दें तो हॉरिजॉन्टल वाले वाइब्रेशन पास हो जाएंगे और ये वर्टिकल वाले ब्लॉक हो जाएंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल वाले पास हो जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल वाले पास हो गए तो खाली यही वाइब्रेशन पास हुआ, वर्टिकल वाला ब्लॉक हो गया, क्योंकि ऐसे वाले में पास किया है, ये ऐसे वाले में पास किया तो इधर वाला पास हो जाएगा, वर्टिकल ब्लॉक हो गया। ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है, ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है। दोनों जब प्रेजेंट होंगे तो कैसा है, जब दोनों प्रेजेंट होंगे तो अनपोलराइज्ड है, ये दोनों पोलराइज्ड है। कभी कभी ऐसा भी दिखेगा तुम्हें कि 4 एरो हैं, 4 डॉट हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जितने वाइब्रेशन इधर हैं ऑलमोस्ट उतने वाइब्रेशन इधर भी हैं, तो ये अनपोलराइज्ड है। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि 4 एरो दिख रहे हैं, 2 डॉट दिख रहे हैं। तो अगर 4 एरो हैं, 2 डॉट हैं, तो इसका मतलब हुआ कि एरो वाले इधर वाले वाइब्रेशन ज़्यादा है और इधर वाले वाइब्रेशन है लेकिन कम है उससे। तो इसको बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड। इसको क्या बोलते हैं, पूरा गायब हो जाता है डॉट तो हो जाता है पोलराइज्ड, चाहे पूरा गायब हो जाता है एरो तो हो जाता है पोलराइज्ड। लेकिन कुछ गायब हुआ, कुछ कम हुआ है, एरो वाला 4 है और डॉट वाला 2 है तो पार्शियल पोलराइज्ड है, या डॉट वाला 4 है, एरो वाला 1 और 2 है तो भी पार्शियल पोलराइज्ड है। पूरा डॉट गायब हो जाए चाहे पूरा एरो गायब हो जाए तो पोलराइज्ड। समझ में आया बात, पोलराइजेशन का मीनिंग क्लियर हुआ। अब ऐसा अरेंजमेंट हमें मिलता है, चाहे बनाया जाता है, कुछ मटेरियल ही ऐसे होते हैं जिसमें पास एक्सिस बना होता है तो उसको पोलराइड या पोलराइजर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन इज रिस्ट्रिक्टेड इन अ प्लेन। वो प्लेन कौन सा होगा, वेलोसिटी और वाइब्रेशन डायरेक्शन इन पास एक्सिस, जो पोलराइड का पास एक्सिस है और वेलोसिटी इनको कंटेन करता हुआ ये प्लेन, इसी प्लेन में रह जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन, इधर वाले प्लेन में नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड बात हम लोग राइट हैंड साइड पे देखेंगे। पढ़ो क्या लिखा है, आंसर में लिखो, आंसर में देखो क्या लिखा हुआ है।
ordinary light emitted by sun or star consist of many independent waves whose plane of vibration are randomly oriented in all direction transverse in a transverse plane. Transverse plane मतलब velocity के transverse. Such light is said to be unpolarized light. In an unpolarized light, electric vector takes all possible direction in the transverse plane. Transverse plane मतलब किसके transverse? Velocity के transverse plane में जो भी बताया. Distinction between polarized and unpolarized light. First point पढ़ो क्या लिखा है? पोलराइज्ड में क्या होगा भाई? इन ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट या लिनियरली पोलराइज्ड लाइट सब एक ही बात है. इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर टेकिंग प्लेस इन ए पर्टिकुलर प्लेन. ठीक है, ओनली विच इज परपेंडिकुलर प्लेन ओनली विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है तो इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन take place in a perpendicular direction, particular plane only which is perpendicular to the direction of propagation of light. सेंस समझ गए? क्लियर नहीं बोला सेंटेंस से. In a plane polarized vibration of electric field vector taking place in a particular plane which is perpendicular to the direction of propagation. Particular plane के बदले में particular line इधर लिख देते तो ज़्यादा लाइन समझो इस प्लेन को. इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा वाइब्रेट भाई? किधर प्रेजेंट होगा? इन ए लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट. सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है? इंटेंसिटी के बारे में लिखा हुआ. तो इंटेंसिटी का अभी तो पता नहीं लगेगा, फिर रोटेट करेंगे तो क्या होगा. अभी ये मीनिंग वाला फर्स्ट पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए. ये इंटेंसिटी किस तरह से वेरी करेगा नहीं करेगा ये तो अभी पोलराइजेशन के लास्ट में समझ में आएगा. तो इसलिए हजम अभी नहीं होगा, पढ़ने को पढ़ सकते हो लेकिन समझ में नहीं आएगा. इंटेंसिटी वेरिएशन बाद में. तो इसके नीचे लिखा हुआ हाउ कैन बी रिप्रेजेंट पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट, वो तो देखिए आप लोगों ने. देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है? पोलराइज्ड है कि अनपोलराइज्ड? अनपोलराइज्ड. इस पे डॉट है लगा हुआ, भले दिख कम रहा है कि नहीं लगा हुआ डॉट. सेकंड जो है डायग्राम बी उसमें से डॉट गायब है और थर्ड वाले में डॉट है. डॉट एक्चुअली छोटा दिखा रखा है. उस डॉट को चाहो तो बड़ा कर दो जो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी दिखा रखा है. इस वाले में डॉट थोड़ा बड़ा हो. ठीक है, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अभी देखना है और देखने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज पोलराइजेशन एंड पोलराइड? पोलराइजेशन और पोलराइड क्या है इसका आंसर पढ़ो क्या लिखा है? अंडरलाइन भी करो. पोलराइजेशन इज द फिनोमेनन ऑफ restriction of vibration of light, that is electric vector, in a particular direction perpendicular to the direction of propagation of light wave. Such light is called plane polarized light. क्योंकि सारे वाइब्रेशन एक ही प्लेन में रह जाएंगे. वाइब्रेशन डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ वेव को कंटेन करता हुआ प्लेन, इसी प्लेन में सारे वाइब्रेशन अवेलेबल होंगे. फिर पढ़ो क्या लिखा है इसके आगे? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन अवेलेबल है वह है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा बताओ? वेलोसिटी और ऐसे वाइब्रेशन डायरेक्शन इनको कंटेन करता हुआ ये समझो प्लेन. अगर ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस दिखा रहे हो, पास एक्सिस हमारा ऐसे था तो समझ लो कि ये एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. क्योंकि इसी प्लेन में वाइब्रेशंस अवेलेबल हैं. किसके वाइब्रेशन? किसके वाइब्रेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन. वही लिखा हुआ है द प्लेन इन विच द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक वेक्टर इन ए पोलराइज्ड लाइट आर कन्फाइंड. जिस प्लेन में कन्फाइंड है इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड द एक्सिस अलोंग विच द वाइब्रेशन इज टेकिंग प्लेस इज कॉल्ड द पास एक्सिस.
जिस एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेशन हो रहे हैं वो क्या है, पास एक्सिस। तभी तो उधर वाला अवेलेबल है, बाकी ब्लॉक हो गया समझो। पोलराइजर होगा कोई ना कोई जो इसको पोलराइज किया। तो जो पास एक्सिस है उस पास एक्सिस को कैसे समझेंगे, तो जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है वो डायरेक्शन पास एक्सिस। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पोलराइजेशन फिनोमेना नहीं, पोलराइजेशन फिनोमेना कैन टेक प्लेस only in transverse wave. Therefore, it is proved that light wave are transverse in nature, and due to this very reason, sound wave cannot be polarized. तो यहाँ पे इसको कट करके polarization क्यों? Polarization phenomena can take place only in transverse wave. इसलिए साउंड वेव तो पहले भी क्लियर किया था, साउंड वेव को पोलराइजेशन नहीं कर सकती। लॉन्गिट्यूडनल है उसमें वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, फिल्टर आउट नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। जाएगा तो पूरा ही जाएगा, नहीं तो पूरा ही ब्लॉक हो जाएगा। तो ये मीनिंग क्लियर हुआ। नेक्स्ट पेज पे चलो। पोलराइड या पोलराइजर की बात है। पढ़ो क्या लिखा है पोलराइड के लिए, क्या लिखा है पढ़ो। कुछ डिवाइसेस हैं और प्लेन पोलराइज्ड। Ordinarily light passing through these devices becomes plane polarized. Pass axis इनका होता है अपना। And a device or a polarizer used to produce plane polarized light is called polarizer. And when unpolarized light of certain intensity pass through a polarizer, it is observed that the intensity of light of plane polarized light is reduced by half. मतलब ये है, अभी तक के लिए याद रखोगे, बाद में प्रूव होगा। अभी के लिए ये याद रखना है कि जब अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड हो जाए तो उसका इंटेंसिटी हाफ हो जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस जो अवेलेबल होंगे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन के साथ लाइट वेव पहुँचेगा उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगा। इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग बात करें इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी हमारा जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन के साथ जाएगा लाइट उतना ही ज़्यादा इंटेंस होगा। अब समझो ध्यान से, अगर पोलराइजेशन कर देते हैं तो इसके इफेक्टिवली हाफ वाइब्रेशन पास हो जाते हैं और हाफ वाइब्रेशन ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए अगर 100 वाइब्रेशन थे, मान लो कोई लाइट वेव प्रोपेगेट कर रहा था, बोर्ड पे समझो लाइट वेव प्रोपेगेट कर रहा था, तो इधर वाइब्रेशन था, इधर भी वाइब्रेशन था, इधर भी था, उसका एक कंपोनेंट इधर है, क्या कंपोनेंट इधर है, और भी तो डायरेक्शंस थे। इन सबके कुछ कंपोनेंट ऐसे, कुछ कंपोनेंट वर्टिकल। अब ऐसा जब ये पास होगा ऐसे तो वर्टिकल वाले पास हो गए, हॉरिजॉन्टल वाले ब्लॉक्ड हो गए। तो जब अनपोलराइज्ड लाइट है तो इफेक्टिवली 100 वाइब्रेशन अगर समझते हो तो 50 समझो इधर है, 50% इफेक्ट, 50% इफेक्ट इधर है। पोलराइजर से पास होगा तो इधर का 50% पास हो गया, इधर 50% ब्लॉक हो गया। तो जो अनपोलराइज्ड लाइट में जितना वाइब्रेशन थे पोलराइज्ड में उससे हाफ हो गए, हाफ हो गए तो इंटेंसिटी भी हाफ हो जाएगा। इसलिए ये अभी तो रिजल्ट जैसे याद रखने हैं, समझने के लिए भी कॉमन सेंस यही है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? इसके 3-4 मेथड्स हैं, 3-4 वे हैं जो हम लोगों को मिला है पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन करने का। लिखो इसके आंसर में, वी कैन ऑब्टेन polarized light. We can obtain polarized light by number 1 reflection, method 2 refraction, method 3 scattering। रिफ्लेक्शन वाले में आता है ब्रिस्टर्स लॉ। ये 3 मेथड्स हैं जिससे ऑब्टेन कर सकते हैं पोलराइज्ड लाइट। इन तीनों को जानना पड़ेगा पहले। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो यही है, पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन में।
एब्जॉर्प्शन बाय रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैं दिखा रहा हूँ, लिखो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। और इसके बारे में बताया ब्रिस्टल सर ने, ब्रिस्टल्स लॉ भी है ये। देखो भाई μ1 है μ2 है, दो मीडियम है, लाइट रे ऐसे पास हो तो ब्रिस्टल सर का कहना था कि ठीक है भाई लाइट रे तो इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन अगर ये एंगल नॉट इक्वल टू पोलराइजिंग एंगल हो, पोलराइजिंग एंगल होता है tan इनवर्स μ2 बाई μ1, बाद में देखेंगे कैसे होता है। उनका कहना था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला पर्टिकुलर एंगल tan इनवर्स μ2 बाई μ1, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर नहीं है तो उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगा और रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, इन दोनों में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा, और उस कंडीशन में ये दोनों लाइट रे जो होंगे रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड, ये दोनों पार्शियल पोलराइज होंगे। क्या होंगे? पार्शियल पोलराइज होंगे। लेकिन उन्होंने ये बताया कि अगर तुमने tan इनवर्स μ2 बाई μ1 पे इंसिडेंट कराए, कितने एंगल पे? tan इनवर्स, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए tan इनवर्स μ2 अपॉन μ1, इसको हम लोग पोलराइजिंग एंगल भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम ब्रिस्टल्स एंगल भी है। अगर ये पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट कराओगे तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर फाउंड टू बी परपेंडिकुलर, आर फाउंड टू बी परपेंडिकुलर, एंड रिफ्लेक्टेड रे आर पोलराइज्ड रे। रिफ्लेक्टेड रे जो ये होगा वो पोलराइज्ड लाइट होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर तुम्हें रिफ्लेक्शन से पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन करना है तो इस एंगल पे इंसिडेंट कराओ, tan इनवर्स μ2 अपॉन μ1 पे इंसिडेंट कराओ और रिफ्लेक्टेड रे कलेक्ट कर लो, वो तुम्हें पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे अभी भी पार्शियल पोलराइज होगा। क्या होगा? पार्शियल पोलराइज। इसमें जब ये एंगल नहीं है, ब्रिस्टल एंगल पे नहीं इंसिडेंट कराए तो दोनों ही पार्शियल पोलराइज है, लेकिन ब्रिस्टल एंगल पे इंसिडेंट कराओगे तो रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज पाओगे और रिफ्रैक्टेड पार्शियली, लेकिन ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। इस लॉ को बोलते हैं ब्रिस्टल्स लॉ। और इस कंडीशन में ये भी देखा गया कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तो उन्होंने डिफरेंट एंगल पे इंसिडेंट करा करके ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, इसके बेसिस पे एक बार उनको मिल गया कि रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज आ रहा है, तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि आखिर किस एंगल पे आ रहा है, सच दैट कि अगली बार भी हम लोग ला सकें। तो एंगल उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि इस एंगल पे इंसिडेंट कराने पे आ रहा है, बाकी दूसरे एंगल पे आ ही नहीं रहा, पार्शियल हो रहा है, पार्शियल हो रहा है, पार्शियल हो रहा है, पार्शियल हो रहा है। ये तो कभी भी कंप्लीटली पोलराइज होता ही नहीं है, लेकिन ये सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पोलराइज हो जाता है। तो वो एंगल उन्होंने कैलकुलेट कर लिया और बाद में ये रूल बना दिया कि इतने एंगल पे इंसिडेंट कराओगे तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा पाओगे? पोलराइज। कैसा लाइट? पोलराइज। तो ये एक मेथड बन गया, मेथड टू ऑब्टेन पोलराइजेशन, पोलराइज लाइट ऑब्टेन करने का। लिखो डायग्राम बनाओ। ये था अनपोलराइज्ड लाइट, डायग्राम बनाओगे और इसमें से कुछ डॉट गायब हुए, इधर वाले में से कुछ एरो गायब हुए, दोनों पार्शियल। ब्रिस्टल्स लॉ आता है 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन, दोनों डायग्राम दिखाने होंगे।
दिखा दिया जिसमें थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री दिखाना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है वो नॉट इक्वल टू आई पी है। इस वाले में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू tan इनवर्स μ2 बाई μ1 है, तो ये पोलराइज्ड लाइट मिला। डायग्राम में ध्यान रखना कि इस वाले में डॉट गायब होता है और इस वाले से एरो गायब होता है। सारे एरो इसके गायब हो जाते हैं जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा। इसके ऊपर वाले डायग्राम में कुछ एरो गायब हुए थे, सारे नहीं गायब हुए थे। और इधर हमारा ये पार्शियल है, इसमें डॉट गायब होते हैं तो डॉट थोड़ा सा रह गए पार्शियल। क्या बोल रहे हो? ये दो दिखाया, ये μ1 है, ये μ2 है। अच्छा ये क्या होगा? μ1 μ2 करो, μ1 है फिर μ2 है। tan इनवर्स μ2 बाई μ1 में जो इस एंगल से इंसिडेंट किए तो इस कंडीशन में पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। तो लॉ बन गया, when unpolarized light pass from one medium to other with angle of incidence equal to tan inverse μ2 by μ1 equal to IP equal to IB, then the reflected ray is found to be plane polarized and in such condition the reflected and refracted rays are mutually perpendicular. ये डिस्कस हुआ। Angle of incidence both refracted and reflected देखो हम लोग ऑब्टेन कर लें tan इनवर्स μ2 बाई μ1 कैसे होगा। बैठ जा भाई, तो टाइम पे आया कर, हर बार ऐसे ही करता है। देखो इस कंडीशन में यहाँ तक तो लिख लिए, अगर दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ नॉट इक्वल टू tan इनवर्स μ2 बाई μ1 तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे और दोनों ही पार्शियल पोलराइज्ड होंगे।
अब आप पेन कैसे करेंगे, देखो ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुआ और ये इस तरह से निकल गया भाई, चलिए परपेंडिकुलर हो गया। ये देखो फिर से डायग्राम दिखा रहे हैं, ये लाइट का इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल डाला तो रिफ्लेक्ट हुआ, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, और रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपस में परपेंडिकुलर हुए। देखो हम लोग कैसे ब्रिस्टर्स एंगल ये भी निकालने को आ जाता है, टेन द वैल्यू ऑफ ब्रिस्टर्स एंगल। ये है वो एंगल जिसके लिए पोलराइजेशन होता है, ये वो एंगल है जिसके लिए पोलराइजेशन होता है। तो I इज इक्वल टू आई बी है, यानी आई बी है, यहाँ पे I इक्वल टू आई पी हुआ या आई बी हुआ, यही हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ये अगर आई बी है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये अगर आई बी है तो ये वाला क्या है, ये भी तो आई बी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो तो होता ही है, इसलिए ये तो आई बी है तो ये भी आई बी बनेगा ही, लिखना बंद रखो। ये वाला भी आई बी है और ये आई बी है और ये 90 डिग्री है, तो ये आर क्या है, 90 डिग्री माइनस आई बी है। ये आई बी है तो रिफ्लेक्टर है, ये भी आई बी है नॉर्मल से, और ये टोटल 180 में से ये 90 निकल गया, तो इन दोनों को 90 होने पड़ेंगे। ये अगर हमारा आई बी है तो ये वाला क्या है, 90 माइनस आई बी है। अब स्नेल्स लॉ लगा देंगे यहाँ पे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करने हैं, तो तुम्हें पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, दिस विल बी इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। साइन आई, तो बोलो साइन आई क्या है, आई बी डिस्टेंस एंगल अपॉन साइन आर, आर का वैल्यू 90 डिग्री माइनस आई बी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। इसका मतलब साइन अपॉन cos आई बी, इट मींस tan आई बी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, और इससे मिल गया आई बी इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो ये हो गया ब्रिस्टर्स एंगल। ये भी हम लोग लिख सकते हैं या राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हो, अगर स्पेस नहीं है तो यहाँ पे व्हाट इज ब्रिस्टर्स लॉ लिखा हुआ है ना। ये करो, ये आई पी तो ये भी आई पी, और ये वाला हो गया 90 माइनस आई पी, आर का वैल्यू यहाँ हो गया 90 माइनस आई पी, ऐसा दिखा दो ये आई पी, और इसके लिए स्पेस लॉ अप्लाई कर दो। आई इज इक्वल टू आई पी, आर इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आई पी, तो यहाँ पर लिख दो अप्लाई इसमें। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन करेंगे, साइन आई पी और साइन 90 डिग्री माइनस आई पी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन दिखाओ, और तब दिखा दो tan आई पी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन दिखाओ, और आई पी का वैल्यू और ब्रिस्टर्स लॉ जो लिखा है उधर, वो इधर भी लिखा हुआ है। ये तो पहले हम लोगों ने आईपी का वैल्यू निकालना था, वो निकाला नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आईपी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 माइनस आईपी, डायग्राम से लिख दिया और स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, ये मिल गया हमें आईपी ब्रिस्टर्स एंगल। अब यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, When ordinary light, मतलब ordinary light मतलब unpolarized light, ordinary light means unpolarized light। आगे क्या है पढ़ो, पढ़ो भाई। ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर किया at a particular angle known as polarizing angle, then the reflected ray is completely plane polarized, and according to Bristol's law tan IP is n, n का मतलब mu2 by mu1,
refractive index of second medium with respect to first medium. n is the refractive index of the transparent medium, ये with respect to air लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है, फर्स्ट मीडियम को एयर ये लिया हुआ है. Moreover, in this situation, the reflected light and refracted light are mutually perpendicular. यही है ब्रिस्टर्स लॉ जो स्टेटमेंट लिख रखते हैं और ये वाला अप्लाई कर. तो ये हुआ obtaining reflected ray. देख रहे हो डॉट गायब हो गया, डॉट है और इधर से एरो गायब, इधर से डॉट गायब होता है. इधर सब में डॉट है, इधर वाले में डॉट एक कम से कम होना चाहिए. अगर नहीं दिखाया है तो ये मिस्टेक होगा. सब में डॉट होगा तो सब में डॉट अगर है तो नहीं है ऐसा. यहाँ पे दिखाओ 4 डॉट, 3 डॉट है ना, 4 है, 4 दिखाया, इधर 3 ही दिखाया है. देखो इधर डॉट तो 4 दिखाया, 4 का दिखा रहे हो तो हर जगह 4 दिखाएंगे. डॉट है और यहाँ पे एक और एरो दिखा दो बिना डॉट वाला, बाकी सब है ये डॉट वाले. एक एरो और दिखा देंगे बिना डॉट वाला. रिफ्रैक्टेड रे में से डॉट गायब होता है, रिफ्लेक्टेड रे में से एरो गायब होता है. ये ध्यान रखना डायग्राम बनाने टाइम. ठीक है, ये हो गया बाय मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर है, मॉडिफाई कर दिया डायग्राम में. इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलो. 34 नंबर क्वेश्चन. डिस्कस पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन. पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन से कैसे होगा वो देखो. एक चीज और नोटिस किया गया कि ये जो पोलराइजेशन हो रहा था रिफ्लेक्शन वाले में, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग था तो दोनों ही पार्शियल पोलराइज मिले. देख रहे हो, दोनों में से मैंने 2 डॉट इसमें से गायब कर दिया, 2 एरो उसमें से गायब कर दिया, दोनों पार्शियल है. लेकिन जब इंसिडेंट हमारा एंगल इंसिडेंट रे हमारा ऐसे एंगल पे इंसिडेंट हुआ कि tan इनवर्स v2 by v1 बना, तो उस कंडीशन में ये पोलराइज और ये पार्शियल पोलराइज. लेकिन पार्शियल पोलराइज में उधर 2 डॉट गायब किया था, इधर 3 डॉट गायब कर दिया है, एक ही डॉट दिखाया. जो कुछ नहीं किया होगा, इधर एक ही दिखाया. क्योंकि ऐसा होता है कि जो पार्शियल पोलराइज रिफ्रैक्टेड रे मिल रहे हैं, ये भी पार्शियल ये भी पार्शियल, लेकिन जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रिस्टर्स एंगल हो तो उस कंडीशन में ये तो पूरा पोलराइज, लेकिन ये पार्शियल पोलराइज में सबसे ज्यादा एक्सटेंट में पोलराइज. फिर से अगर ऐसा tan इनवर्स v2 by v1 पे नहीं था तो मान लो वो है 60% पोलराइज, ये 40% पोलराइज है. और जब ऐसा हो गया तो ये 100% पोलराइज है और ये 50% पोलराइज है या 60% पोलराइज है. मतलब ऐसे कंडीशन में तो 40% ही था, ये और ज्यादा पोलराइज हो गया. कम से कम डॉट गायब ज्यादा गायब हो गया, इसमें डॉट कम गायब हो गया, इसमें और ज्यादा गायब हो गया. तो अगर हम लोग आईपी पे इंसिडेंट कराएं तो रिफ्रैक्टेड रे के मामले में ये मैक्सिमम पोलराइजेशन का कंडीशन होगा. रिफ्रैक्टेड रे का अगर कंपेयर करें खाली रिफ्रैक्टेड रे तो रिफ्रैक्टेड रे हर बार पार्शियल पोलराइज तो होता है, लेकिन अदर एंगल्स के लिए ये 30% पोलराइज है, 40% पोलराइज है. तो इंसिडेंट रे अगर हमारा tan इनवर्स v2 by v1 पे आ जाए तो ये सबसे ज्यादा एक्सटेंट में पोलराइज होगा, मान लो 60% पोलराइज. समझ गए. इसलिए जब हम लोग रिफ्रैक्शन से पोलराइजेशन करने का सोचते हैं तो इस कंडीशन में ध्यान देना. अगर एक स्लैब हमने लिया और इसको पास कराया आईपी पे, किसके पास कराया आईपी पे, तो रिफ्लेक्टेड रे तो मिल जाएगा हमें पोलराइज, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे मैक्सिमम एक्सटेंट में पोलराइज, भले ही वो एक्सटेंट 50% हुआ हो, कितना हुआ हो 50%, तो पोलराइज हो गया. 50% तो डॉट गायब हो गया इसके. अब ये यहाँ से निकलेगा, लाइट यहाँ से निकलेगा भैया ऐसे. अब ये जो लाइट निकला तो ये 50% तो पोलराइज हो चुका है, 50% इसके डॉट गायब हो चुके हैं. अब दूसरा स्लैब लाओ और उस पर भी ये आईपी पे ही इंसिडेंट कराओ, तो यहाँ से मिलेगा रिफ्लेक्टेड पोलराइज, लेकिन ये वाला और सबसे ज्यादा एक्सटेंट में पोलराइज होगा. अब मान लो ओवरऑल 70% पोलराइज हो गया. फिर यहाँ से निकला, अब फिर एक स्लैब लाएंगे भाई. स्लैब को ऐसे अरेंज करेंगे कि ये फिर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आईबी हो जाए या आईपी हो जाए, तो फिर यहाँ से निकलेगा. अब ये ओवरऑल मान लो 90% पोलराइज हो गया. फिर यहाँ से निकलेगा तो कोई बात नहीं, एक और स्लैब लाएंगे भाई और उसको भी फिर
आईपी पे इंसिडेंट कराएं। ये जो हमें मिल रहा है वो पोलराइजेशन मिल रहा है, लेकिन पोलराइज लाइट ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन मिल रहा है। इधर के जो पोलराइज लाइट मिल रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन मिल रहा है। अभी ये हो गया मान लो 98% पोलराइज, फिर निकला ये, फिर एक स्लैब डाला 99% पोलराइज हो गया, 99.9% पोलराइज हो गया, फिर फाइनली निकला, फिर एक स्लैब डाल दिया भाई। इस तरह से फाइनली ये जो निकला हमारा वो 99.99% पोलराइज हो गया। इसका मतलब ऑलमोस्ट पोलराइज हो गया ये। लेकिन इसके लिए ये वाला जो पोलराइज लाइट मिला है वो बाय मेथड ऑफ रिफ्रैक्शन मिला है। मल्टीपल रिफ्रैक्शन से हम लोग पोलराइज कर सकते हैं, एक बार में नहीं होगा रिफ्रैक्शन से पोलराइजेशन। एक बार में मैक्सिमम 50% 60% यही हो सकता है, लेकिन ऐसा को फिर से अगर पास कराए तो कुछ और डॉट गायब होंगे, फिर पास कराया वैसे ही कंडीशन बनाया, आईपी से इंसिडेंट कराया कुछ और डॉट गायब होंगे। इस तरह से डॉट धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं और फाइनली हमें सिर्फ एरो वाला मिल जाएगा, तो पोलराइज मिल जाएगा। ये वाला अलग मेथड से, ये रिफ्लेक्शन से पोलराइज है, ये वाला हमारा रिफ्लेक्टेड से पोलराइज, समझ गए। लेकिन मल्टीपल स्लैब से पास कराने पड़ेंगे तब। लिख लो डायग्राम नाउ आंसर में तो लिखो। When unpolarized light, इसी के आंसर में लिखो 91 नंबर पे।
ऑलमोस्ट 100% पोलराइज होंगे, लेकिन ये एक बार में नहीं होगा। अगर रिफ्रैक्शन से पोलराइजेशन ऑब्टेन करने हैं तो क्या करने होंगे? मल्टीपल स्लैब से पास कराने पड़ेंगे एक एक करके। कम से कम स्लैब लगे उसके लिए तुम्हें आईपी पे इंसिडेंट कराओ। अगर आईपी पे नहीं कराओगे तब भी मिलेगा पोलराइज, लेकिन ज़्यादा स्लैब से पास कराने पड़ेंगे। ठीक है, चलो बैठ जाओ भाई। अब देखते हैं पोलराइजेशन। हम लोग पोलराइज लाइट ऑब्टेन करने का जो तीसरा मेथड है भाई, स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग न होने से भी पोलराइजेशन होता है, ये भी देखा गया है। देखो स्कैटर लाइट से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब फाइंडिंग ये है, ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा देखा गया कि ये पोलराइज मिल रहा है। अदरवाइज आपको पोलराइज करना है तो पोलराइज से पास कराओ और देखो पोलराइज हो जाएगा। लेकिन इस तरह से ऑब्टेन करना चाह रहे हो स्कैटरिंग से, तो सनलाइट मान लो लिया, अनपोलराइज है, जो इधर दिख रहा है देख रहे हो, एरो भी है और डॉट भी है, सब में डॉट भी है, सब में डॉट है। ये क्या है? अनपोलराइज लाइट है। ये क्या है? अनपोलराइज लाइट, इंसिडेंट सनलाइट, तो ये अनपोलराइज लाइट है। अब ये ध्यान से यहाँ समझ लो पहले, अगर ये है मान लो कोई पार्टिकल जिस पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है, पहले तो स्कैटर लाइट समझने पड़ेंगे। स्कैटर लाइट क्या होगा? स्कैटर लाइट उसको बोलते हैं जो ये लाइट एनर्जी रिसीव किया, सनलाइट से लाइट आया और किसी पार्टिकल पे स्ट्राइक किया, 10 पार्टिकल हो, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल हो, उस पे स्ट्राइक किया तो वो एनर्जी रिसीव करता है। एनर्जी उस पार्टिकल ने क्या किया? रिसीव किया। एनर्जी रिसीव किया तो इस पार्टिकल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, फिर वापस आएंगे, और जब वापस आएंगे तो फ्रेश रेडिएशन जो दिखाएंगे वो है स्कैटर लाइट। ये नहीं कि लाइट आया, कुछ रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, कुछ रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाए, इधर चला जाए, वो है, वो दूसरा चीज़ है। वो होता है इर्रेगुलर डिफ्यूजन ऑफ लाइट। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूजन। इंसिडेंट हुआ, उसका डिफ्यूज हो गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर, वो होता है ड्यू टू इर्रेगुलरिटी ऑफ सरफेस, रफनेस ऑफ द सरफेस के। याद होगा रे ऑप्टिक्स में कराया था। यहाँ पे स्कैटर लाइट का मतलब ये नहीं कि यहाँ से लाइट आया और कुछ रिफ्लेक्ट होकर इधर चलेगा, कुछ इधर चलेगा, कुछ इधर चलेगा, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट ही होंगे, वो स्कैटर लाइट नहीं होंगे, वो रिफ्लेक्टेड लाइट होंगे। स्कैटर लाइट का मतलब ये है फिजिक्स के मामले में कि इंसिडेंट रे को, जो भी लाइट आया उस पर एनर्जी को रिसीव किया किसी पार्टिकल ने, मैनी पार्टिकल्स ने रिसीव किया, उसके बाद पार्टिकल्स एनर्जी रिसीव करके कुछ इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, फिर से वापस जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो फ्रेश एनर्जी रेडिएट करते हैं, और वो फ्रेश एनर्जी रेडिएशन वो है हमारा स्कैटर्ड लाइट। इसलिए स्कैटर्ड लाइट हर डायरेक्शन में होता है। अब ये जब रेडिएट करेगा तो ये तो हर डायरेक्शन में करेगा, जिधर से आया उधर भी करेगा, और जिधर जा रहा है पार्टिकल है तो ऐसा नहीं कि यहाँ इसका शैडो बन जाएगा, इधर भी रेडिएशन होगा, हर डायरेक्शन में रेडिएशन होगा। सो स्कैटर्ड लाइट इज पॉसिबल इन ऑल डायरेक्शन, तो हर डायरेक्शन में अवेलेबल है स्कैटर लाइट। पीछे वाले ध्यान देंगे। अब इन स्कैटर लाइट को, लाइट सनलाइट ऐसे आया, उसका स्कैटर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और इधर डायरेक्टली भी अपोजिट में, जस्ट अपोजिट भी। तो इस वाले यहाँ से आया है वर्टिकली, और सनलाइट वर्टिकल स्ट्राइक होने के बाद जो स्कैटर लाइट है उसका हम लोग टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हैं कितना पोलराइज हुआ हो। तो टेस्ट करने का होता है, डिवाइस मान लो अरेंज कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन वाला है वो टेस्ट किया, देखा कि पार्शियल पोलराइज मिला, इधर डायरेक्शन वाला देखा पार्शियल पोलराइज वाला, फिर इधर वाले डायरेक्शन में देखा वो भी पार्शियल पोलराइज, इधर वाला देखा वो भी पार्शियल पोलराइज, इधर देखा वो भी पार्शियल पोलराइज, ऐसे देखा ये भी पार्शियल, ये भी देखा पार्शियल पोलराइज, ये सब पार्शियल पोलराइज है। सिर्फ इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर वाला पोलराइज लाइट मिला, इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर वाला पोलराइज लाइट मिला। इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के जो परपेंडिकुलर है वो लाइट रे हमें मिल रहे हैं पोलराइज। इधर वाला देखोगे ये पार्शियल पोलराइज, इधर वाला देखोगे पार्शियल पोलराइज। ओनली इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर वाला पोलराइज मिल रहा है, और उसमें भी खासियत है कि किधर वाला वाइब्रेशन अवेलेबल है। तो अगर ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिसीव्ड लाइट है जो कि परपेंडिकुलर है, तो ये पोलराइज तो होगा, और इसमें वाइब्रेशन जो होंगे वो इंसिडेंट रे और ये स्कैटर लाइट जो रिसीव किए, इन दोनों से बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन अवेलेबल होंगे। इस वाला लाइट और ये वाला जो स्कैटर लाइट रिसीव किया, तो इस वाले में पोलराइज लाइट में ऐसा मिलेगा वाइब्रेशन। इधर वाला रिसीव किया तो इसमें मिलेगा ऐसा वाला वाइब्रेशन। इस प्लेन, इन दोनों लाइट रे से बना हुआ प्लेन के परपेंडिकुलर।
और अगर मान लो इधर वाई एक्सिस आया जेड डायरेक्शन में ये वाला रिसीव किया तो ये डायरेक्शन वाला वाइब्रेशन मिलेगा। इधर देखो इसने ये इंसिडेंट रे है एक्स एक्सिस पे लिया तो इसका वाइब्रेशन इस वाला और इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डॉट वाला दिख रहा है, और ये वाला अगर हमने रिसीव किया पोलराइज लाइट तो यहाँ डॉट वाला गायब है, ये वाला इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो yz प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि x एक्सिस के अलोंग वाइब्रेशन मिलेगा यहाँ। समझ में आया? स्कैटर लाइट वो रिसीव कर रहे हैं जो इंसिडेंट रे से परपेंडिकुलर हो, और उसमें जो वाइब्रेशन मिलेंगे वो इंसिडेंट रे स्कैटर्ड लाइट रे से बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर वाला वाइब्रेशन ही मिलेगा। तो डायग्राम में क्लियर है? पढ़ो क्या लिखा है सेंटेंस। Scattered on encountering the molecule of the earth is not there. The scattered light as seen by an observer looking at 90 degree to the direction of sun is found to be plane polarized as shown. सन के डायरेक्शन से 90 डिग्री की तरफ देख रहा हूँ, मतलब समझ गया आप, मीनिंग इससे ज़्यादा क्लियर नहीं होता, ये समझ गए। लिख देता हूँ एक सेंटेंस। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन of electric field in the received polarized light is perpendicular to the plane containing incident ray, incident unpolarized ray, vibration of electric field in the received polarized light is perpendicular to the plane containing incident unpolarized light and received polarized light ray as shown. Or a sentence, all received ray, all received light rays ब्रैकेट में लिखेंगे स्कैटर नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे आर पोलराइज्ड बट अदर रेज आर partial polarized. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। 92 नंबर पेज पे देखो क्या लिखा है, पढ़ो। डिटेक्ट कैसे करेंगे पोलराइज हुआ है या नहीं हुआ है, जो लाइट हमें मिला है वो पोलराइज है या नहीं है, वो डिटेक्ट करना। तो डिटेक्ट करना हम सीखेंगे, लेकिन इसके पहले जानने पड़ेंगे एक मेलस लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलस लॉ, ये जानने पड़ेंगे, उसके बाद डिटेक्शन आप समझ पाओगे। मेलस लॉ क्या है वो समझे, लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाता हूँ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो एक अनपोलराइज्ड लाइट है, कैसा लाइट है ये? अनपोलराइज्ड लाइट है, तो डॉट वाला भी अवेलेबल होगा, एरो वाला भी अवेलेबल होगा। एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है अगर, तो वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन दोनों में वाइब्रेशन है, अनपोलराइज्ड है।
ये अनपोलराइज्ड लाइट को हमने पास करा दिया है एक पोलराइड से, पास एक्सिस इसका वर्टिकल है, तो इधर जो लाइट रे मिलेगा वो क्या मिलेगा, पोलराइज्ड, जिसमें सिर्फ एरो मिलेंगे, डॉट वाले गायब। अब इसका पास एक्सिस तो ऐसे वर्टिकल था, ऐसे था, लेकिन अब हम लोग दूसरा पोलराइड ला रहे हैं यहाँ पे, दूसरा पोलराइड जिसका पास एक्सिस मान लो ऐसे हो जाए, पहले वाले का पास एक्सिस के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल पे, मतलब कैसे बताया जाए, जैसे इधर से लाइट अगर आ रहा हो, पास एक्सिस ये वर्टिकल था, फर्स्ट वाला था, दूसरा पोलराइड लाए रास्ते में, उसको पहले वाले पास एक्सिस से थीटा एंगल पे घुमा दिया। इधर से अगर लाइट आ रहा हो तो ऐसे वर्टिकल पास एक्सिस, ऐसे रखेंगे वर्टिकल, देखो वर्टिकल पास एक्सिस है तो इधर से ऐसे वाले ब्लॉक हो जाएंगे, ये वाले अलाउड होंगे वर्टिकल वाले, और इसको भी अगर ऐसे ही रख दिए तो इधर तो वर्टिकल वाले ही थे, इसका भी पास एक्सिस वर्टिकल है, तो सारे के सारे पास हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? ये वर्टिकल ही तो है, बाकी तो ब्लॉक हो चुके हैं, अब ये भी वर्टिकल ही लाओगे तो सारे के सारे पास हो जाएंगे। अगर रोटेट करोगे इसको तो ब्लॉक हो जाएंगे, ऐसे रोटेट कर दिया 90 डिग्री पर रख दिया तो ये क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। यहाँ से तो पोलराइज मिले, लेकिन इसके बाद लाइट पहुंचेगा ही नहीं आगे, क्योंकि जो वाइब्रेशन था वर्टिकल था और हॉरिजॉन्टल पास एक्सिस रखा, सारे के सारे ब्लॉक हो गए, इधर डार्क हो गया। लेकिन अगर ऐसे रखें थीटा एंगल पे, इससे थीटा एंगल पे रखें तो क्या होगा, ये वर्टिकल जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, उसका एक कंपोनेंट पास करेगा, दूसरा कंपोनेंट ब्लॉक होगा। मतलब यहाँ पे जो लोगों ने रखा है ग्रीन वाला, जो दूसरा सेकंड P2 है, पोलराइड नंबर 2, ये था P1 का पास एक्सिस। तो इस कंडीशन में जो अब हमें पास हो करके मिलेंगे वो मिलेगा, ये अगर A एम्पलीट्यूड था तो ये जो A डैश मिलेगा वो मिलेगा A cos थीटा, क्योंकि इस एम्पलीट्यूड का ध्यान देना कि हमारा पहले जो था, अगर इधर से व्यू दिखाएं, इधर से तो लाइट आ रहा था, समझो डॉट डायरेक्शन में लाइट आ रहा था, लाइट का डायरेक्शन क्या था, डॉट डायरेक्शन, जिसको कि पास एक्सिस ऐसा मिला, तो डॉट डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो ये भी वाइब्रेशन था और ये भी वाइब्रेशन था, लेकिन ये वाला वाइब्रेशन पास हो गया, ये वाला ब्लॉक हो गया। अब जो दूसरा पोलराइड लाए हो वो ऐसे लाए हो, थीटा एंगल पे लाए हो, भाई पास एक्सिस का थीटा है, तो ये जो A एम्पलीट्यूड था इसका एक कंपोनेंट जो इधर आएगा वो होगा A cos थीटा, जो इधर वाला होगा वो A sin थीटा, इसलिए इस A एम्पलीट्यूड का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, A cos थीटा, वो हमारा पास कर जाएगा, ठीक है, और A sin थीटा क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए इस वाले का A cos थीटा पास हो गया, A sin थीटा ब्लॉक हो गया, इसलिए यहाँ पे हमें मिल जाएगा एम्पलीट्यूड ये। और तुम्हें पता है कि इंटेंसिटी जो होता है वो होता है कांस्टेंट टाइम्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, पढ़ा है ना ये पहले। इंटेंसिटी किसी भी लाइट रे का हम लोग समझते हैं कांस्टेंट टाइम्स एम्पलीट्यूड स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये अनपोलराइज्ड लाइट था, मान लो I नॉट नहीं लिखे, I नॉट लोग पोलराइज्ड को लिखते हैं तो I नॉट डैश लिख देता हूँ, मान लो I नॉट डैश क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है, क्या है ये, अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी, और यहाँ पे जो पोलराइज्ड होने के बाद का इंटेंसिटी इसको I नॉट लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा K A स्क्वायर, वेयर A इज द एम्पलीट्यूड। इस पोलराइज्ड लाइट का एम्पलीट्यूड है तो इसका हो जाएगा K A स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ के बाद जो ये लाइट रे मिला तो इसका इंटेंसिटी क्या होगा, I डैश, तो I डैश कितना हो जाएगा, तो K टाइम्स A डैश का स्क्वायर, यानी कि K टाइम्स A डैश कितना है, A cos थीटा, A डैश का वैल्यू है A cos थीटा, तो होल स्क्वायर कर देंगे, ये मिल गया K A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, I डैश का वैल्यू है K A स्क्वायर cos थीटा, K A स्क्वायर क्या है, I नॉट है, I नॉट मतलब इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, उसका cos स्क्वायर थीटा I डैश है। कुछ लोग I नॉट को अनपोलराइज्ड का बोलते हैं तो ये I नॉट बाई 2 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे I नॉट बाई 2 आ जाएगा, मीन्स मेलस लॉ, इसी को बोलते हैं मेलस लॉ। मेलस लॉ में जो इंटेंसिटी cos स्क्वायर थीटा होता है वो इंटेंसिटी किसका है, पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट।
और ये जैसा थीटा रखोगे दूसरा वाला पोलराइड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वाला, जितना एंगल पे रखोगे उस हिसाब से होगा। अगर 90 डिग्री रख दिया तो क्या होगा, 90 डिग्री पे रख दिया तो आपका कॉमन सेंस कहता है कि ब्लॉक हो जाना चाहिए। तो 90 डिग्री रखेंगे cos 90 क्या होता है 0, तो cos 90 डिग्री 0 हो गया, तो इंटेंसिटी भी उधर के लाइट का 0 मिल गया। लेकिन थीटा का वैल्यू 0 रखो, 0 रखने का मतलब क्या हो गया, ये पोलराइड है, ये अगर दूसरा पोलराइड है तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। जब पैरेलल हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो cos 0 1, और cos 0 1 मतलब I dash is equal to I naught, वही का वही रह जाएगा, जो पोलराइज था वही रह जाएगा। इसको मैलस लॉ बोले। और ये कहता है भाई कि जब भी हमारा पोलराइज लाइट और जो दूसरा पोलराइड P2 डाला है, P2 is sometimes known as analyzer, P2 is sometimes known as analyzer, एक होता है पोलराइजर, एक होता है एनालाइजर। तो पोलराइजर एनालाइजर अपने आप में डिफरेंट नहीं है, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अपने आप में नहीं होता, कनेक्शन पे डिपेंड करता है। वैसे ही ये पोलराइजर दोनों है, ये रखो चाहे P2 रखो या P1 रखो, सब पोलराइजर एक ही है। पर्पस है यहाँ पे पोलराइज करना, इसलिए इसका नाम पोलराइजर है। यहाँ पर्पस है एनालाइज करना, अगर तो इसका नाम एनालाइजर हो जाएगा। अब हम लोग इससे टेस्ट कर सकते हैं कि ये पोलराइज हुआ है या नहीं है, लाइट पोलराइज था या नहीं था, वो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। देखो अगर हम लोग थीटा का वैल्यू चेंज करें, थीटा का वैल्यू चेंज करें तो इंटेंसिटी चेंज होगा, 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग अगर टेस्ट करना चाहते हैं, ध्यान देना, अगर टेस्ट करना चाहते हो जिस लाइट रे का पोलराइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है टेस्ट करना चाहते हो, इस इंसिडेंट लाइट रे के बारे में जानना चाहते हैं कि ये अनपोलराइज्ड है या पोलराइज्ड है या पार्शियल पोलराइज्ड है, तो हम लोगों को टेस्ट करने का मेथड आप समझ लो, आप समझ सकते हो। इंसिडेंट रे को आप एनालाइजर से पास कराओ, एनालाइजर क्या है, पोलराइजर है, पास कराया, और इसको क्या करो, रोटेट कराओ। इंसिडेंट रे रिसीव किया और ऐसे इससे ज़्यादा, इससे इधर आगे आ रहा है इंटेंसिटी, इसका इंटेंसिटी ऑब्जर्व करना है, देखना है कि कैसा वेरिएशन दिखा रहा है। इसको एनालाइजर से पास कराया और एनालाइजर को रोटेट कराया। ध्यान दो बोर्ड पे भाई, नहीं समझेगा फिर गधा बन जाएगा। इधर से लाइट रे आया और ऐसे ऐसे रोटेट कराएंगे, रोटेट कराते जाएंगे, इधर का इंटेंसिटी देखते जाएंगे क्या हो रहा है इंटेंसिटी में चेंज। इस इंटेंसिटी में चेंज को देख करके बता देंगे कि इधर का लाइट हमारा पोलराइज था या पार्शियल पोलराइज था या बिल्कुल भी पोलराइज नहीं था। कैसे बता देंगे, तो देखो अगर पोलराइज होता तो एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता और उसी से पास एक्सिस मैच कर गया होता तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलता। रोटेट कराए तो इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होता क्योंकि I नॉट cos स्क्वायर थीटा मिलता उधर। अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ इसको अगर हम लोग चेंज करते तो एक ओरिएंटेशन पे मैक्सिमम मिलता, फिर इधर चेंज करते रोटेट कराते तो धीरे धीरे इंटेंसिटी का वेरिएशन होता और फिर इंटेंसिटी वेरी करते करते 0 हो जाता, इंटेंसिटी 0 हो जाता। जब ये इस वाइब्रेशन से परपेंडिकुलर होता तो 0 हो जाता। फिर ऐसे करेंगे तो फिर कुछ कंपोनेंट आने लग जाएंगे, इंटेंसिटी फिर आ गया कुछ, फिर ऐसे करेंगे बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है और ऐसे आ गया तो फिर से इंटेंसिटी मैक्सिमम पे आ गया अपना। मीन्स इंटेंसिटी अगर वेरी कर रहा है और इंटेंसिटी एक बार रोटेट कराने पे 2 बार 0 दिखाया इंटेंसिटी और 2 बार मैक्सिमा दिखाया। अगर ये पोलराइज होता तो 2 बार एक रोटेशन करके और फिर से वापस आ गया। तो जब यहाँ से रोटेशन करोगे, ध्यान देना, यहाँ से रोटेशन किया तो 90 डिग्री पे 0, ऐसे किया 180 पे मैक्सिमम, 270 पे 0, 360 पे फिर मैक्सिमम। मींस वन रोटेशन 2 टाइम्स मैक्सिमा 2 टाइम्स मिनिमा। सो ऑन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ एनालाइजर इफ इंटेंसिटी वेरीज एंड बिकम्स 2 मैक्सिमा एंड 2 0, then the light before analyzer was polarized। और अगर ये अनपोलराइज्ड होता, ध्यान से समझो, अगर ये अनपोलराइज्ड होता तो इधर का वाइब्रेशन, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में इक्वल होता। तो उस कंडीशन में अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट है तो ये क्या करता, पोलराइज करता उसको। अगर इधर अनपोलराइज्ड है तो ये क्या करेगा, पोलराइज करेगा। इट मींस अगर I नॉट इंटेंसिटी है तो I नॉट बाई 2 बनाएगा। अब रोटेट करेंगे तो भी I नॉट बाई 2 ही रहेगा क्योंकि अनपोलराइज्ड है, I नॉट बाई 2 ही रहेगा, पोलराइज करना है। ऐसे किया तब भी I नॉट बाई 2 है, ऐसे किया तब भी I नॉट बाई 2 है, ऐसे किया तो भी I नॉट बाई 2, ऐसे किया तो भी I नॉट। मींस एक रोटेशन पूरा लगा दिया, इंटेंसिटी वेरी नहीं किया। I नॉट बाई 2 के I नॉट बाई 2 ही रहेगा, मतलब सेम इंटेंसिटी, नो वेरिएशन।
then the light before analyzer was unpolarized. समझ गया? इंटेंसिटी वेरिएशन हुआ, दो मैक्सिमा दो जीरो, तो पोलराइज। और अगर मान लो पार्शियल पोलराइज होता, पार्शियल पोलराइज होने का मतलब क्या हुआ? ऐसे वाला ज्यादा है, ऐसे वाला कम है, या ऐसे वाला ज्यादा है तो ऐसे वाला कम है। मान लो ये वाला लार्जर है, ज्यादा वाइब्रेशन इधर के अवेलेबल है, इधर वाले कम है, पार्शियल पोलराइज है। तो जब ऐसा रखोगे तो ये वाला वाइब्रेशन ज्यादा है, ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगा, क्योंकि ये छोटे वाले जो कम वाइब्रेशन थे वो ब्लॉक हो गए, ये वाला वाइब्रेशन अलाउड है, तो इसलिए ज्यादा इंटेंसिटी मिला। और ऐसे जो वेरिएशन करा रहे हैं तो वेरिएशन हो रहा है, इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा। और जब ऐसे कर दोगे तो कम वाइब्रेशन पास हो गए, ज्यादा वाइब्रेशन ब्लॉक हो गए, तो इंटेंसिटी हमारा मिनिमम हो जाएगा, बट जीरो नहीं होगा, मिनिमम होगा। फिर ऐसे करेंगे तो मिनिमम से फिर बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, फिर ऐसे मैक्सिमम होगा, फिर इंटेंसिटी वेरी करेगा, वेरी करते करते फिर मिनिमम आएगा, और फिर हमें मैक्सिमम मिलेगा। मींस दो मैक्सिमा एंड दो मिनिमा, बट मिनिमा इज नॉट जीरो, मिनिमा नॉट जीरो, तो पार्शियल पोलराइज। इंटेंसिटी वेरिएशन टू मिनिमा, लेकिन जीरो वाला नहीं, तो पार्शियल पोलराइज। अगर दो मिनिमा अगर होता है डार्क वाला तो पूरा पोलराइज, और नो वेरिएशन तो अनपोलराइज। तो इससे डिटेक्ट कर लेंगे कोई भी एनालाइजर से, लाइट पास कराओ और देखो इंटेंसिटी। तो मैंने इसको बता रहा है कि इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा, लिख लो इसको। इसका ग्राफ तो ऑब्टेन कर सकते हैं। cos थीटा दिखाया डॉटेड से cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा दिखाया, और फिर I0 cos स्क्वायर थीटा। मैथ्स वाले अपने आप कर लेंगे, बायो वाले के लिए बता रहा हूँ। अगर ये सब ना याद करना हो, सीधा याद रखो ये cos स्क्वायर थीटा। पहले cos थीटा दिखाया हमने रेफरेंस में, फिर cos स्क्वायर थीटा दिखाया, फिर cos I0 cos स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा में I0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है जब ये 1 होगा तो ये I0 होगा। नहीं समझे? ग्राफ नहीं समझ में आया? कैसे हो गया ग्राफ? ग्राफ प्लॉटिंग में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है। भाई देखो ग्राफ में सिंपल से दिखाता हूँ कैसे आया। cos थीटा का ग्राफ आता है, cos थीटा का ग्राफ आता है, हमें तो भाई 2 पाई तक ही चाहिए। cos थीटा का ग्राफ ये है, 1 होता है, 1/2 होता है 60 डिग्री पे, इधर 0 हो जाता है। स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर करोगे 1 मिलेगा, cos 60 डिग्री पे देखोगे हाफ का स्क्वायर करोगे 1/4 मिल जाएगा, 0 का स्क्वायर करोगे 0 मिलेगा, माइनस हाफ का स्क्वायर करोगे तो 1/4 मिल जाएगा, और -1 का स्क्वायर करोगे 1 मिल जाएगा। इस तरह से हमें ये ऑब्टेन होगा। ये हो गया cos स्क्वायर थीटा।
1 का स्क्वायर करो तब भी 1 है, -1 का स्क्वायर करो तब भी 1 है, और -हाफ का स्क्वायर करोगे 1/4 है, या हाफ का स्क्वायर करोगे तो भी 1/4 है। ये मिल गया तुम्हें cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ। अब cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ तुम्हें पता है, तो इसमें I0 से मल्टीप्लाई तो किया, और जब ये 1 होगा तो I' हमारा क्या हो जाएगा, I0 हो जाएगा। इसलिए जब जब 1 है, कब 1 है भाई, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, उस समय ये I0 हो जाएगा। I0 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, I0 का वैल्यू जो है वहां तक ले जाएंगे, और जब 0 होगा तब तो 0 ही होने हैं, I0 कुछ भी हो। जब 1 होने हैं तभी ये I0 पे जाने हैं, और 0 पे 0 ही रहने हैं, इसलिए जब 1 होगा तो I0 पे ले जाएंगे, बाकी में 0 रख देंगे। ये मिल गया हमें, ये हो गया I0 cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ। समझ गए? ऐसे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं।